नमस्कार, स्वागत है आपका अभी की खबरों में। हिमाचल प्रदेश से एक बुरी खबर आ रही है कि यहाँ के किन्नौर जिले में एक जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। काफी भयावह भूस्खलन है ये, और इस हादसे में 9 पर्यटकों की जान चली गई है। ये सभी यहाँ घूमने के लिए आए थे दूसरे राज्यों से। हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। किन्नौर के सांगला चितकुल मार्ग में बटसेरी के करीब अचानक पहाड़ी के ऊपर से पत्थर टूटकर गिरने लगे और नीचे बह रही नदी तक आते आते उनकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि नदी पर बने लोहे के पुल को भी तोड़ दिया। भारी बोल्डर और पत्थरों के गिरने की इस घटना की चपेट में एक टेम्पो ट्रैवलर आया जिसमें 11 लोग सवार थे। इनमें से 9 की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे भारी बारिश हुई है और इस भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन ये जो घटना हुई है वो सबसे ज्यादा भयानक है। पत्थरों से आसपास के घरों, सेब के बाग और खड़ी हुई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं साजूराम राणा, जो कि किन्नौर के एसपी हैं। ये किन्नौर जिला का सांगला से चितकुल की तरफ एक रोड जाता है, जो कि सांगला से 7 किलोमीटर आगे चितकुल की तरफ ये घटना एक लैंडस्लाइड के कारण हुआ है। जब लैंडस्लाइड हुआ तो काफी बोल्डर ऊपर से आकर के ये जो व्हीकल था, गाड़ी थी, इसको हिट किया, जिसमें कि 11 लोग जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इन 11 लोगों में से अनफॉर्चुनेटली 9 लोगों की डेथ हो चुकी है और जो 2 लोग इंजर्ड हैं, जख्मी हैं, उन लोगों को स्पॉट पे ही फर्स्ट एड दिया गया है और दे आर आउट ऑफ डेंजर। वो ठीक हैं और बातचीत उनसे हो रही है। घटना का जो कारण है वो जैसे मैंने कहा कि ये लैंडस्लाइड की वजह से घटना हुई है और अब तक जो कंप्लीट जो जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद सभी डेड बॉडीज को रेस्क्यू करके यहाँ से जो सांगला के लिए जो है वो ले जाया जा चुका है और जो इंजर्ड थे उनको भी हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। साजूराम जी, आपसे ये और जानना चाहेंगे इस जगह के बारे में, आप थोड़ा सा बता पाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि जहां से वीडियो लिया गया है वहां से भी दिख रहा है कुछ गाड़ियां वहां खड़ी हुई हैं, तो और भी कुछ नुकसान हुआ है। और साथ ही जो पुल टूटा इन पत्थरों की वजह से, ये किन जगहों को जोड़ता है? इसके टूटने से भी कुछ परेशानियां वहां पर आ रही हैं? ये गाड़ियां जो खड़ी हुई हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जब ये घटना हुई है, घटना के बाद एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, तो उस वजह से भी लोगों की गाड़ियां यहाँ पर जो घटनास्थल के आसपास में रुकी हैं और इस स्लाइड की वजह से जो आप ब्रिज को डैमेज हुआ है, ये ब्रिज जो है ये पास वाला जो गांव था बटसेरी, जिसको गांव करके है, ये इसको कनेक्ट करता था, तो इसका नुकसान हुआ, इसको डैमेज हुआ है क्योंकि इसको एक बहुत हैवी बोल्डर पे ये हिट हुआ है और इस कारण से ब्रिज का नुकसान हुआ है। भारी बारिश महाराष्ट्र में भी हुई है और यहां पर भी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ आई है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अलग अलग जगह पर हादसे हुए हैं और इन अलग अलग हादसों में कुल मिलाकर 112 लोगों की जान गई है। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। बाढ़ में हज़ारों की संख्या में मवेशी मारे गए हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने का काम चल रहा है। अब तक करीब 90,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और महाराष्ट्र में रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, ठाणे, पालघर, सतारा, सांगली, इन तमाम इलाकों में बाढ़ का प्रभाव है। साथ साथ मुंबई के भी कुछ हिस्से, ये बाढ़ प्रभावित इलाके जो हैं, इनमें एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात हैं जो राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। इसके अलावा सिंधुदुर्ग, नागपुर और पुणे में भी बाढ़ से हालात बुरे हैं। मुंबई बेंगलुरु हाईवे, मुंबई गोवा हाईवे का बुरा हाल है। बाढ़ की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। कुछ ट्रेन के रास्ते बदले गए हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनों का रूट छोटा किया गया है। सांगली में 2 युवाओं ने मिलकर 30 लोगों की जान बचाई है। एक बोट में 30 लोग जा रहे थे। बाढ़ का पानी बढ़ने से नाव डूबने लगी। इसकी खबर जब किरण और विकास को हुई तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और इन लोगों को बचाया। अब सब लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
सांगली में क्या हालात हैं, ये आपको बता रहे हैं, ज्यादा इसके ऊपर विस्तार दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता। बारिश में थोड़ी कमी आए हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप देख सकते हैं तो ये जो सांगली जाने के सारे रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि चाहे आप कहीं से भी सांगली जाने की कोशिश करो तो ऐसे ही रास्ते में आपको पानी दिखाई देंगे। जो बाढ़ के पानी है जो अभी फ्लो हो रहा है रास्ते के बिल्कुल ऊपर से, तो यहाँ से अगर कोई गाड़ी जाने की कोशिश करती है तो वो भी बह जाने की चांस है, इसलिए कोई अभी रास्ते से नहीं जा रहा है। रास्ता बंद कर दिया गया है, पुलिस के तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। आगे जाके और भी पानी है, तो सांगली शहर में जाने के लिए कोई अभी रास्ता बचा नहीं है। हर जो रास्ता है उसमें पानी है, और ये आसपास के गांव में भी पानी आया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये जो घर देखिए आप, घर के बिल्कुल ऊपर तक पानी आ गया है यहाँ पे, और ऐसे ही स्थिति इस इलाके के आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं। आज बारिश कम है, लेकिन पानी उतरने में समय लगेगा, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ के जो पालक मंत्री है जयंत पाटिल, उन्होंने भी यहाँ पे कल आए थे देखने के लिए सांगली में। उनका कंस्टिट्यूएंसी है इस्लामपुर, ये सांगली इस्लामपुर रोड है, और ये आगे जाके सांगली पहुंचता है। इस तरफ से जो भी आना चाहता है, सांगली जाना चाहता है, वो नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि रास्ते में ऐसा पानी का स्थिति है, पानी बह के जा रहा है, ये बाढ़ का पानी है। और अधिकारियों का कहना है कि ये पानी उतरने में और एक दिन लग सकता है, तो तब तक ये जो ट्रैफिक है ये यहाँ पे रुके रहेंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पानी का जो स्थिति है वो पूरी तरीके से अभी भी उतरा नहीं है। रास्ते के ऊपर से फ्लो हो रहा है, और गाड़ी और जो ट्रैफिक है जो अगर यहाँ से जाने की कोशिश करे तो वो बह जाने की चांस है। इसलिए यहाँ से अभी रोड्स सांगली के तरफ पूरी तरीके से बंद कर दिया है। सांगली और कोल्हापुर की स्थिति अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक पानी है और पानी उतरने में थोड़ा समय लग रहा है। सांगली ज़िले के कई गांव अब भी पानी के नीचे है, और उन गांव के लोगों को ये स्कूल में मूव कर दिया गया है। स्कूल जो है ये महावीर स्टेट एकेडमी है, यहाँ पे इस स्कूल को अभी एक रिलीफ कैंप बना दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों को खाना खिलाया जा रहा है जो गांव से यहाँ पे आके रह रहे हैं, क्योंकि गांव की परिस्थिति अभी रहने लायक नहीं है। वहाँ पे पानी पूरा भरे हुए हैं, और ये महिलाएं जो है वो भी गांव से यहाँ पे आकर रह रहे हैं। ये स्थिति है, गांव के लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको यहाँ पे खाना दिया जा रहा है। ये रिलीफ कैंप भी चलाया जा रहा है, और स्कूल कॉलेजेस में खास कर लोगों को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि ये पक्का बिल्डिंग्स है और थोड़ा ऊंचे स्तर पर भी है, तो यही कारण है कि सारे लोगों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र ध्यालकर के साथ सांगली से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के खेड़ में भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की वजह से यहां पर भी भारी तबाही है। कई लोग लापता हैं। एनडीआरएफ की टीमें यहां पर राहत का काम कर रही हैं, और जो लोग लापता हैं उनकी तलाश अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार यहां पे तैनात हैं। और अब दूसरी खबरों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हिमाचल और महाराष्ट्र में आपने देखा कि भूस्खलन और जबरदस्त बारिश से तबाही मची हुई है। लेकिन अब बात राजनीति की। पंजाब के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस ने अपने दो धड़ों के बीच सुलह की कवायद तेज कर दी है। सचिन पायलट और गहलोत खेमे में दूरी को पाटने के लिए अगले हफ्ते राज्य में कैबिनेट का विस्तार संभव है। इसको लेकर चर्चा और बैठकों का दौर जारी है। आज राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और संगठन प्रभारी वेणुगोपाल ने कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की है। बैठक में सचिन पायलट, उनके समर्थक विधायक और राज्य मंत्रिमंडल के अहम सदस्य मौजूद थे। माकन विधायकों के साथ अगली बैठक 28 या 29 जुलाई को करेंगे। आज की बैठक के बाद माकन ने साफ किया है कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है और कैबिनेट विस्तार और दूसरे संगठन से जुड़े फैसले आलाकमान की मर्जी से लिए जाएंगे। तो बात सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग आधा दर्जन पार्टी के लोग, ब्यूरोक्रेट, पत्रकार, कोई बचा नहीं। मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत हैं इसके अंदर, और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। और अब से थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की है राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से। उनसे पूछा गया कि राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा मीडिया में छाई हुई है उस पर उनका क्या कहना है। मीडिया का तो काम ही देखना है, चलाना है, जो कुछ चलाए। मोदी जी ने भी तो 2.5 साल में अभी किया है विस्तार, तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है। जब आला कमान और मुख्यमंत्री जब चाहते हैं तो उसी टाइम हो जाता है, और है भी, रिक्तियां भी हैं, वैकेंसीज भी है, तो निश्चित रूप से क्यों नहीं चलना चाहिए। हमें किसी तरह की कोई मीटिंग कॉल नहीं की थी। जब हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज राजस्थान जब आ रहे हैं तो पीसीसी का ये धर्म बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि हम उनको जो है उनका वेलकम करें। तो वेलकम के साथ में हमने जो जयपुर में स्थित थे वो जितने भी नेता, लीडर, एमएलए, मंत्री, उनको हमने कहा था कि आप आइए, हम वेलकम करेंगे और साथ में चाय पियेंगे। इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान को लेकर के मैम कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सत्ता और संगठन में समन्वय है, सब लोग एक हैं, एक छतरी के नीचे हैं। उस छतरी का नाम है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो क्या सचिन पायलट और उनके समर्थक भी वहां थे, ये भी बातचीत पूछी गई है हमसे। नहीं, हम सब एक हैं। जब सत्ता, संगठन और 122-23 एमएलए हम सब एक है, इकट्ठा हैं, तो निश्चित रूप से हम सभी लोग शामिल होकर के वेलकम कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही केजरीवाल सरकार ने कई और रियायतें देने का ऐलान किया है। दिल्ली में कल यानी कि सोमवार से सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं। थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी खुलेंगे। दिल्ली सरकार ने 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत दी है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो भी सोमवार से पूरी क्षमता के साथ चलेगी। अब तक 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो चल रही थी। दिल्ली सरकार ने शर्तों के साथ स्पा खोलने की इजाजत भी दी है। दिल्ली में अब सिनेमा घर 50% कैपेसिटी में अब खुलने लग जाएंगी कल से। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये आदेश था कल कि दिल्ली और ज़्यादा अभी अनलॉक होने लग चुका है और कल से दिल्ली और ज़्यादा खुलने लगेगा। सिनेमा घर जो कि पिछले 3-4 महीनों से बिजनेस सफ़र कर चुके हैं, उनके बहुत सारे लॉसेस हुए हैं कोविड इंड्यूस्ड पैंडेमिक के वजह से। अभी कल से या कुछ ही दिनों में सिनेमा घर भी खुलने लग जाएंगी और सिनेमा घर के साथ साथ दिल्ली मेट्रो जो है पूरे 100% कैपेसिटी में, जो कि अब तक 50% कैपेसिटी में ऑपरेट हो रहा है, कल से पूरे 100% में चलने लग जाएंगी। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके दिल्ली अब आप कह सकते हैं पूरी तरीके से अब खुल चुका है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि कोविड के वजह से उनके बिजनेसेस पर बहुत ज़्यादा भारी असर हुआ है। उन्हीं के शब्दों में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अभी ये अनलॉक का प्रोसेस कैसा रहेगा दिल्ली के शॉपकीपर के लिए। आइए सुनिए। जो कि काफ़ी था मार्केट में रौनक थी, लेकिन अब रौनक थोड़ा कम हो गया है कोविड-19 की वजह से। बाकी ये 50% सिनेमा हॉल कल से ओपन हो या परसों से ओपन हो, इस चीज़ की वो तो है ही है। बाकी ये है कि ये जितना कम हो उतना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, उससे ज़्यादा बेटर हम लोगों के लिए यही रहेगा। भूखे मर रहे हैं यार कोविड के, नहीं तो मतलब सबको ये लॉकडाउन कर करके हालत खराब कर दी। तो लोग कल से तो अभी अनलॉक हो ही गया है, मान लीजिए अनलॉक हो गया तो क्या है, धंधा तो नहीं है ना। हाँ। धंधा तो है नहीं है, बेरोजगारी तो फैली है। मार्केट में वॉकिंग नहीं है, जब लोग नहीं रहेंगे तो फिर मार्केट चलेगी किससे। इससे और ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ बढ़ेगी और ज़्यादा, और
उससे ज़्यादा वायरस। बहुत अच्छी बात है, काम भी बढ़ेगा, हम लोग का भी बढ़ेगा, सबका ही बढ़ेगा, जॉब भी लोगों की बढ़ेगी, साथ में वायरस हर चीज़ भी होगी। और मुंबई में शिवसेना सांसद राहुल सेवाले द्वारा आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में कोरोना नियमों की अनदेखी हुई। वैक्सीन के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कई लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया गया, यानी कोई दूरी नहीं बनाई गई। इस सेंटर पर अब वैक्सीन खत्म हो जाने के बाद भीड़ को हटाया जा रहा है। यानंतर जेव्हा वॅक्सिनचा कार्यक्रम असेल। कितना देर हो गया आपको वैक्सीन मिली या नहीं मिली? नहीं मिला अभी। कितने देर से खड़े थे आप यहाँ? 7 बजे से यहाँ पे। क्या कहना चाहोगे आप, इतनी लंबी लाइन के बाद भी आपको वैक्सीन नहीं मिली है? वैक्सीन मिलना चाहिए, अभी नहीं मिला तो क्या करेंगे। अब मुझे तब से यहाँ रुका था ये हो गया, बीच में वैक्सीन खत्म हो गई, लाइन सब कट करवा दी, सब बंद हो गया सब। वैक्सीन खत्म हुई है, तुमको कितने बजे बताया गया? मुझे 11 बजे करीब बनाया। 7 बजे सुबह आई। आपको कब पता चला था यहाँ वैक्सीन मिल रही है? कल मिला था। तो हाँ, कल हमको फॉर्म भी मिला, टोकन भी मिला, सब कुछ मिला। मैं गेट के पास, मेरा लाइन भी चले गया था, पुलिस आई धक्का मार के हमको बाहर वहाँ इधर बहुत आगे कर दी। फिर उसके बाद में फिर लाइन आया, अभी क्या बोल रहे वैक्सीन खत्म हो गया, ऐसा कब से हल्ला कर रहे हैं। कितने घंटे से आप लाइन लगा के रखी है? मैं सुबह 7 बजे से पकड़ लिया, अभी क्या टाइम हो रहा है। मैं शुगर और ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक भयानक भूस्खलन हुआ है, जिसमें 9 पर्यटकों की जान गई है। ये सभी दूसरे राज्यों से आए थे। 2 लोग घायल भी हुए हैं। किन्नौर के सांगला चितकुल मार्ग में बटसेरी के करीब अचानक पहाड़ी के ऊपर से पत्थर टूटकर गिरने लगे और नीचे बह रही नदी तक आते आते उनकी रफ्तार काफी तेज हो गई। लोहे का पुल भी इससे टूट गया। भारी बोल्डर और पत्थरों के गिरने की इस घटना की चपेट में एक टेम्पो ट्रैवलर आई, जिसमें 11 लोग सवार थे। 9 की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये सबसे भयानक घटना थी। पत्थरों से आसपास के घरों, सेब के बाग और खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अनूप धीमान। अनूप, इस समय की वहां स्थिति क्या है? लोहे का एक पूरा पुल टूटा है, उससे आने जाने में एक जो जगहों को जोड़ता होगा उसमें भी मुश्किल हो रही होगी, और ये जो भूस्खलन था काफी भयानक था, जैसा हम लोग तस्वीरों में देख रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे, खड़ी गाड़ियों को, मकानों को, बागों को नुकसान पहुंचा और इतने सारे लोगों की जान गई है जब एक टेम्पो ट्रैवलर के ऊपर पत्थर गिरने लगे। ये इस समय की क्या आप इसमें स्थिति बता सकते हैं? देखिए नगमा, अभी क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ओवर हो चुका है, जो 9 लोगों के शव हैं वहां से बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें 3 लोग और 3 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिसमें से 2 पर्यटक हैं और एक जो है वो वहां का स्थानीय राहगीर था। तो कुल जो 12 लोग थे उसमें जो उस भूस्खलन की चपेट में आए थे, जिसमें 11 जो है वो एक जो गाड़ी थी उसमें थे। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा नगमा, तो ये इस तरह के हादसे, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में बरसात का मौसम है, लेकिन जो किन्नौर और लाहौल स्पीति में बरसात जो है बहुत कम होती है कंपैरेटिवली जो 10 जिलों में बारिश होती है। तो बाहरी टूरिस्ट के साथ साथ के स्थानीय टूरिस्ट जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो इस समय में लाहौल स्पीति और किन्नौर का रुख जो करते हैं। तो इस तरह का जब मौसम होता है तो वहां पर जो है वो अगर हल्की फुल्की बारिश होती है, उसके बाद जब धूप निकलती है तो ये पहाड़ी से चट्टानें जो हैं वो गिरती रहती हैं। और आज ये हादसा उसी, क्योंकि जब एक चट्टान चलती है तो उसके साथ जो है भारी बोल्डर जो है वो साथ के साथ इस तरह के चलते हैं, सड़क पर गिरते हैं। तो ये उसी तरह का हादसा हुआ। हालांकि स्थानीय लोगों ने बहुत से प्रयास किए कि वहां से वो हट जाएं, लेकिन उतना वक्त नहीं मिला। इतनी जल्दबाजी में ये सारा हादसा हुआ कि तो पर्यटक जो है वो वहां से नहीं निकल पाए और जो ऊपर से पत्थर गिरे तो उसमें जो हादसे का शिकार जो है वो ये सारे पर्यटक जो हैं वो वहां पर हो गए। तो ये इस तरह के हादसे जो हैं वो किन्नौर या लाहौल स्पीति की बात करूं तो इस तरह के हादसे सामने आते हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पे ऐसा होता है कि इस तरह से कोई गाड़ी या ऐसा चपेट में आ जाए
ऐसा नहीं होता है। दूसरी तरफ मैं नगमा बात करूं तो खुद क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, खुद मुख्यमंत्री जो है वो सारे इस घटना पर जो है वो नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री ने अभी इस घटना पर जो है वो दुख व्यक्त किया है। साथ के साथ ये कहा है उन्होंने कि वो जिला प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं और जो घटना स्थल पर जो प्रभावितों को जो है वो फौरी राहत जो है प्रदान की जा रही है और उन्होंने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी जो घायल हैं उनकी जो है वो कामना की है। तो ये सारी जानकारी जो है पूरी सरकार जो है पूरा प्रशासन जो है वहां का देख रहा है, किसी तरह के कोई आगे क्योंकि जो बैली ब्रिज डैमेज हुआ है उसको भी क्योंकि रास्ते को बहाल करना है, तो सब चीजें जो है क्योंकि पहला रेस्क्यू ऑपरेशन था वो पूरा हो गया है। अब दूसरी तरफ जो है उस रोड को बहाल करने की तरफ जो है वो प्रशासन जो है वो चल पड़ा है। जी नगमा जी, धन्यवाद आपका। ये सांगला वैली की तस्वीरें हैं किन्नौर से, जहां पर भयानक भूस्खलन हुआ है, पत्थर नीचे गिरे और इससे काफी ज्यादा नुकसान, 9 लोगों की जान गई है, इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यहां दिल्ली एनसीआर में नोएडा में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ। क्रिकेट की बॉल निकालने के लिए सीवर प्लांट में उतरे 2 युवकों की जहरीली गैस से की वजह से दम घुटने से मौत हो गई है। इन्हें बचाने के लिए प्लांट में उतरे 2 लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। ये गैस निकालने की कोशिश इतनी महंगी पड़ सकती है, किसी ने सोचा नहीं होगा। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित जल निगम के सीवर प्लांट के पास पार्क में खेल रहे लड़कों की गेंद प्लांट के टैंक में गिर गई। 2 लड़के गेंद निकालने के लिए टैंक में उतरने लगे तो वहां खड़े ऑपरेटर ने मना किया, लेकिन लड़कों ने उसकी बात नहीं मानी। वो नीचे उतरे तो उनका दम घुटने लगा। उनके पीछे एक ई रिक्शा चालक और एक दूसरा लड़का टैंक में उतरे, उनका भी दम घुटने लगा। जबकि पहले नीचे उतरे दोनों लड़कों की मौत हो गई। ऑपरेटर ने शोर मचाया तो ई रिक्शा चालक और राकेश नाम के शख्स को जैसे तैसे निकाला गया। उनकी हालत गंभीर है। जो ये पानी है सीवर का, इसमें एक गैस निकल रही है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी है और इसी गड्ढे में गिरकर दोनों लड़कों की मौत हो गई। विशाल और संदीप, जिनकी उम्र एक की संदीप की करीब 22 साल है, विशाल की 27 साल है और राकेश नाम का एक और शख्स है जो घायल हुआ है। इसके अलावा एक ई रिक्शा चालक भी इसमें घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, ये लापरवाही है या फिर लड़कों ने जानबूझकर यहाँ वो घुसे, तो ये पूरी जांच चल रही है। और लेकिन दर्दनाक हादसा है कि सीवर टैंक में घुसने से 2 लड़कों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गेंद जैसे ही आई तो गेंद लेने के लिए वो नीचे उतरने की कोशिश की। हमने उनसे मना किया, भैया इसमें गैस आ रही है, भैया इससे दूर रहो। इतने तो मूर्छा होकर वो गिर ही गए साहब। तो पल का समय नहीं लगा, जैसे ही गैस लगी वो नीचे गिर गए। फिर वो टेम्पू चालक था, तो मैं जब यहाँ कुछ मेरे हथियार नहीं था तो मैंने लाना चालू किया, अरे भाई आओ यार मदद करो। तो वो गेट खोल करके टेम्पू चालक अंदर आया, तो जैसे वो खिड़की से वो भी जाकर एक कदम जैसे रखा मदद करने के लिए, वो भी उसको गैस लगकर वो भी उसमें गिर गया। मृतकों की पहचान 22 साल के संदीप और 27 साल के विशाल के तौर पर हुई। दोनों नोएडा के हरौला गांव के रहने वाले थे। मृतकों का परिवार सदमे में है। उनका आरोप है कि ये हादसा जल निगम के अफसरों की लापरवाही से हुआ। पुलिस मामले की जांच में लगी है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को सूचना मिली। फायर डिपार्टमेंट की टीम हमारी पहुंची मौके पर और उन लोगों ने अपने स्पेशल ऑपरेटर्स के माध्यम से अंदर घुस करके सबको निकाला और तत्काल वहाँ से हम लोगों ने इनको हॉस्पिटल भेजा। वहाँ पर 2 मृत अवस्था में पाए गए, दोनों ब्रॉडेड लाए गए वहाँ पर, और बाकी 2 को वहाँ से प्रारंभिक इलाज के बाद सफदरजंग भेज दिया गया। बेसिकली ये बहुत ही दुखद घटना हुई थी और उसमें हम लोगों ने जो भी उस समय की अपेक्षित था उसके तरह से हम लोगों ने प्रयास किया। परिजनों को सूचना दे दी गई है और हम लोग आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच दोनों घायलों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना साफ बता रही है कि कई बार लापरवाही और जिद किस कदर भारी पड़ सकती है। नोएडा से अपने सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
देश के सबसे बड़े गन घोटाले में जम्मू कश्मीर में 40 जगहों पर छापे पड़े हैं। सीबीआई ने कुछ अधिकारियों के घर पर भी छापेमारी की है और इसके अलावा यहां के 20 गन हाउसेस पर भी छापे मारे गए हैं। इस पूरे मामले पे हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बंदूकों के अवैध लाइसेंस बेचने के आरोपों को लेकर कई जगहों पर सीबीआई के छापे पड़े। 2 आईएएस अफसरों शाहिद इकबाल चौधरी और नीरज कुमार के घर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। शाहिद चौधरी पर 3 जिलों में जिलाधिकारी रहते लाइसेंस देने के आरोप हैं। फिलहाल वो जम्मू कश्मीर सरकार के जनजातीय मामलों के विभाग में सचिव पद पर काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनके घर से कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिले। उनका कहना है कि उनके जिलाधिकारी रहते सबसे कम लाइसेंस दिए गए। कुछ मामलों में प्रक्रिया की खामियों से इनकार नहीं है। सीबीआई ने एक बयान जारी करके बताया कि जम्मू कश्मीर में लाइसेंस रैकेट की जांच के लिए 40 जगहों पर छापे मारे गए, जिसमें 20 गन हाउसेस भी शामिल हैं। जांचकर्ताओं को भरोसा है कि 2012 से जम्मू कश्मीर में 2 लाख बंदूकों के अवैध लाइसेंस दिए गए। 2017 में पहली बार एटीएस ने राजस्थान में इस रैकेट का पर्दाफाश किया। अपराधी हथियारों के लाइसेंस के साथ पकड़े गए। लाइसेंस देने का आरोप जम्मू कश्मीर के नौकरशाहों पर लगा। 3000 से ज्यादा लाइसेंस सेना के लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज पर दिए गए। बीजेपी ने सीबीआई के छापों का स्वागत किया। जो पिछली रेज्यूम्स में लाइसेंस गन्स के लिए सप्लाई की गई थी, किसको दी गई थी, कहां दी गई थी, किस पर्पस के लिए दी गई थी, इसकी तह तक जाना चाहिए कि ये जो गन की जो लाइसेंस दी है, ये गन कहां इन्होंने दिए और देश के किस कोने और जम्मू कश्मीर के किन किन लोगों को इन गन दी, इसका सारा काला चिट्टा जो है वो खुल के सामने आ जाए। पिछले साल मार्च में सीबीआई ने कुमार राजीव रंजन और इतरत रफीकी नाम के 2 आईएएस अफसरों को कुपवाड़ा के जिलाधिकारी के पद पर काम करते हुए हजारों अवैध लाइसेंस देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ये पूरे भारत में गन लाइसेंस का सबसे बड़ा घोटाला है। सीबीआई का कहना है कि तहकीकात के दौरान ये साबित हुआ कि किस तरह गन डीलर्स और जिला मजिस्ट्रेटों के दरमियान एक साजबाज चल रहा था, जिसके तहत 2012 से यहाँ गैरकानूनी तौर पर गन लाइसेंस का कारोबार चल रहा था। अब ये देखना है कि इन अफसरों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई हो जाएगी। पिछले साल सीबीआई ने पहले एक आईएएस अफसर समेत 2 सीनियर अफसरों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जम्मू कश्मीर में सीबीआई के छापे पड़े हैं और ये बहुत बड़ा एक मामला है जिसमें सीबीआई के छापे पड़े हैं। इस वक्त देश की बात में इतना ही।